नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। कोसी के पीएमसीएच कहे जाने वाले सदर अस्पताल सहरसा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें डॉक्टर की जगह उनका बेटा करता है मरीजों का इलाज। यही नहीं, डॉक्टर साहब के बेटे ने लोगों से दबंगई करते भी देखा जा सकता है। सहरसा सदर अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहा ये युवक कोई सरकारी डॉक्टर नहीं है। ये तो इस अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर रंजीत मिश्रा का बेटा मानस मिश्रा है। आरोप है कि डॉक्टर साहब खुद अपने बेटे को लेकर रोज अस्पताल पहुंचते हैं और मरीजों का इलाज और ड्रेसिंग करने को कहते हैं। अपने पिता के पद और रसूख की बदौलत मानस न केवल बेरोक टोक इलाज करता है बल्कि पत्रकारों की ओर से सवाल पूछे जाने पर उन्हें धमकाता भी है। अपनी मर्जी से ड्रेसिंग रूम में मौजूद मानस की पहचान जब हमारे कैमरे पर उजागर हुई तो वो वहां से फरार हो गया। लेकिन सुन लीजिए क्या कह रहा है। कहाँ पे क्लिनिक आ रहा है? ये कैसे किस तरह से ये कर रहे हैं ड्रेसिंग? यहाँ स्टाफ है, आप ड्रेसिंग नहीं हुआ था तो ये मुझे बोले थे। ऑन कैमरा है कि आप ड्रेसिंग कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि मामले की जानकारी अस्पताल के अन्य कर्मचारियों को नहीं, लेकिन कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि जब इस बाबत हमने जिला के सिविल सर्जन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। किसी तरह की अनाधिकृत व्यक्ति को उस परिसर में स्पेशली जहाँ कार्य स्थल है वहाँ पर घुसने नहीं देने का आदेश दिया गया है और अस्पताल प्रबंधक को इसके लिए कड़े कदम उठाने की हिदायत दी गई है। तो ये हाल है कोसी इलाके के पीएमसीएच कहे जाने वाले सहरसा सदर अस्पताल की। जब डॉक्टर खुद अपनी आंखों के सामने लापरवाही होते देखते रहे तो मरीजों का तो भगवान ही मालिक है। अनुभव कुमार, न्यूज़ 18 सहरसा। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल के नए सत्र में शुरू होने को लेकर किसानों में संशय की स्थिति बनी हुई है। किसानों की 80 करोड़ की राशि चीनी मिल प्रबंधन पर बकाया है। अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो गन्ना किसानों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यह है सीतामढ़ी का प्रसिद्ध रीगा चीनी मिल। इस चीनी मिल का समृद्धशाली इतिहास रहा है, लेकिन आज मिल प्रबंधन की स्थिति खस्ताहाल है और इससे भी ज्यादा बदतर स्थिति है इलाके के गन्ना किसानों की। पिछले 5 सालों से चीनी मिल आर्थिक बदहाली का सामना कर रहा है। चीनी मिल के ऊपर किसानों का तकरीबन 80 करोड़ रुपए लंबे समय से बकाया है। आर्थिक बदहाली का हवाला देकर 600 कर्मियों को भी मिल प्रबंधन बाहर का रास्ता दिखा चुका है। ऐसे में मिल से जुड़े करीब 50,000 किसान प्रभावित हुए हैं। लेकिन 5 सालों से लगातार रीगा चीनी मिल की वित्तीय हालत चरमराती चली जा रही है। इस किसान का समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उत्पादन भी घटता चला जा रहा है। गन्ने की रुपाई नहीं हो पा रही है। आलम यह है कि तकरीबन 100 करोड़ का गन्ना खेत में यूं पड़ा है और किसान चीनी मिल में पेराई शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आर्थिक बदहाली के चलते न तो मिल ही शुरू हो पा रहा है और न ही किसानों को उनका बकाया ही मिल पा रहा है। ऐसे में सैकड़ों परिवार के सामने भुखमरी की नौबत है। वहीं मिल प्रबंधन सरकार से बेल आउट पैकेज की गुहार लगा रहा है। परेशानी गन्ना खेत में लगा हुआ है। पहले था नवंबर से मिल चालू हो जाता था, अभी तक कोई गारंटी नहीं कब चालू होगा या बंद रहेगा। 6 महीना पहले ही से सारा वर्कर को साइड कर दिया मिल। वैसे सीतामढ़ी के किसानों के रोजी रोजगार का एकमात्र सहारा इस चीनी मिल को आर्थिक बदहाली की नजर लग चुकी है। जरूरत है आर्थिक बदहाली खत्म कर सरकार इस मिल में नई जान फूंकने की कवायद करे। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। घाटशिला के नक्सल प्रभावित डुमरिया प्रखंड के सबर बस्ती के लोग सरकार से मूलभूत सुविधाओं के लिए गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि आजादी के बाद से आज तक इस गांव में न सड़क पहुंची और न ही बिजली। ओडिशा की सीमा से सटा ये इलाका घाटशिला का नक्सल प्रभावित डुमरिया प्रखंड है। यहाँ का दाम दी डाही गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। इस गांव में आदिवासियों की सबर जाति के 35 परिवार रहते हैं, लेकिन इस गांव में न सड़क है, न बिजली और न ही शुद्ध पानी की सुविधा। लिहाजा इन सबर परिवारों ने सरकार और प्रशासन से विकास को लेकर गुहार लगाई है। रास्ता टाओ ठीक नहीं खे, बिजली बातियों नहीं खे, जोलो नहीं खे, सुविधा आछिन और घर द्वारों हमारे असुविधा अच्छे। यहाँ का बिजली का समस्या तो है, ये है
सब जगह में बिजली पहुंचा, लेकिन हमारे इस टोला पर नहीं पहुंचा है। और यहाँ सड़क भी नहीं है। यहाँ चापाकल कोई बार खराब हुआ तो हम बनाया है, लेकिन यहाँ हम विभाग को बोले यहाँ की बड़ा सा एक ठो डीप बोरिंग की जरूरी है। विभाग के आदमी भी आए, लेकिन आज तक डीप बोरिंग में नहीं बन पाया है। गांव से शहर तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। सुदूर और पहाड़ी इलाका होने के चलते यहाँ सरकारी बाबू और जनप्रतिनिधि भी नहीं पहुँचते हैं। बात राज्य सरकार की योजनाओं की हो या प्रधानमंत्री आवास या फिर बिरसा आवास योजना की, किसी भी योजना का लाभ इन गरीब आदिवासियों को नहीं मिला। सरकार जिन आदिवासियों के हितों की बात करती है, उन दावों को इस गांव की तस्वीर मुंह चिढ़ा रही है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, घाटशिला। बिहार में ठंड ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड नवंबर के महीने में ही तोड़ दिया है। गया में तो पारा 6 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में ऊनी कपड़ों का बाजार गुलजार है और बड़ी संख्या में लोग गर्म कपड़े खरीदने पहुंच रहे हैं। बिहार में ठंड लगता है अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है। तभी तो नवंबर के महीने में ही पारा 10 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा ठंड गया जिले में पड़ रही है, जहां न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में ऊनी और गर्म कपड़ों की डिमांड काफी बढ़ गई है। कोरोना काल में ऐसी भीड़ भरी तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि सर्दी ने लोगों का हाल किस कदर बिगाड़ रखा है। ये गया के केपी रोड स्थित गर्म कपड़ों का बाजार है, जहां भारी संख्या में आमजन ऊनी कपड़ों की खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। स्वेटर, चादर, जैकेट और कंबल की बिक्री ज्यादा हो रही है और लोग जमकर गर्म कपड़े खरीद रहे हैं। वैसे प्रशासन की नाक के नीचे ऐसी भीड़ लापरवाही को भी बयां कर रहा है। कोविड के नियमों को ताक पर रखकर लोग बाजार में कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन के लोग नदारद नजर आ रहे हैं। अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18, गया। कोरोना संकट के दौर में लोगों पर महंगाई की मार भी पड़ रही है। हरी सब्जियों के दाम इस कदर बढ़ गए हैं कि आम लोगों का बजट ही गड़बड़ हो गया है। तो वहीं खरीदारी में कमी आने से कारोबारी भी मायूस हैं। एक तरफ कोरोना का संक्रमण, उस पर से आसमान छूती हरी सब्जियों के दाम, आम लोगों पर इन दिनों दोहरी मार पड़ रही है। सब्जी मंडी सीवान का ये नजारा है, जहां सब्जियों की आवक ज्यादा है लेकिन खरीदार बेहद कम। रोजाना उपयोग में आने वाले आलू और प्याज का रेट इतना ज्यादा कि पूछिए मत। आलू तो 50 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है, जबकि ज्यादातर हरी सब्जियों के दाम 2 गुने हो चुके हैं। रेट ज्यादा होने से जहां खरीदारी कम हो रही है, तो वहीं आम लोग भी परेशान हैं। भिंडी का रेट तो महंगा हुआ है अभी, पहले का पैसा आधा बढ़ोतरी हुआ है इसमें जी। वही 60 रुपये किलो बिक रहा है। खरीदार लोग नहीं आ रहा है, लोग वो लोग आ रहे तो 250 पाव और किन कर जा रहे हैं लोग। कोई ऐसा सब्जी नहीं है जो आलू के बिना बने। तो आलू सब सब्जियों का राजा कहा जाता है। इसकी कीमत 50 रुपया 55 रुपया किलो हो गया। बताइए, एक जिसके परिवार में 10 परिवार है, 8 परिवार है, 2 किलो आलू रोज खाएगा 100 रुपये का। वैसे बरसात के कारण सब्जियों के बर्बाद होने के चलते भी सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं, लेकिन इतनी महंगाई ने लोगों के किचन का जायका तो बिगाड़ ही दिया है। ऐसे में क्या आम और क्या खास, सभी महंगाई की मार से परेशान हैं। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18, सिवान। आज देवोत्थान एकादशी है। मान्यता है कि आज के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद शुभ लगन की शुरुआत होती है। ऐसे में रांची के जगन्नाथ मंदिर में विशेष तैयारी की गई है। भगवान विष्णु के भक्तों को पूरे साल जिस एकादशी व्रत का इंतजार होता है, वो है देव उठनी एकादशी। इसे देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी से चातुर्मास समाप्त होता है और मंगल कार्यों की शुरुआत होती है। पौराणिक मान्यता है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के देवशयन एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक मास की एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और फिर जगत में नई ऊर्जा का संचार होता है। देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस पावन मौके पर तुलसी विवाह भी है, जिसे लेकर रांची के जगन्नाथ मंदिर में विशेष तैयारियां देखी गई। वापसी रथ यात्रा होती है आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन। जब भगवान की वापसी रथ यात्रा होती है, उस दिन हरि शयन एकादशी होती है। उस दिन भगवान को निद्रा के रूप में हम लोग शयन करा देते हैं
और इस बीच में इस 4 महीना के दरमियान कोई भी शुभ काम वर्जित होता है, शादी विवाह से नहीं होता है। आज का दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान का देवोत्थान एकादशी कहता है। इसमें आज उनको विधिपूर्वक हम लोग जगाते हैं। तो एकादशी तिथि के दिन कई शुभ योग बनते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग होने के चलते इस एकादशी पर व्रत करने, भगवान विष्णु की पूजा करने से कई गुना लाभ भक्तों को मिलता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। गुमला जिले में पर्यटन की अपार संभावना को देखते हुए पर्यटन स्थलों को विकसित करने को लेकर जिला प्रशासन ने पहल करते हुए अभियंताओं की टीम को ऐसे जगहों का जायजा लेने का निर्देश दिया है ताकि पर्यटन के साथ विकास की संभावना तलाशी जा सके। गुमला जिला जहां प्रकृति की सुंदरता कूट-कूट कर भरी हुई है, लिहाजा जिला प्रशासन ने ऐसे स्थलों को स्पॉट कर उनकी खूबसूरती को पर्यटन के मानचित्र पर लाने का प्लान तैयार किया है। उपायुक्त खुद मामले पर गंभीरता दिखाते हुए टांगीनाथ, आंजन के साथ ही रायडी के हीरादाह और नागफेनी को विकसित करने के लिए इंजीनियर्स की टीम भी बनाई है जो ऐसे जगहों का निरीक्षण करने में जुटे हैं। इसमें रेलिंग बनना जरूरी है और इसको टूरिज्म के रूप में डेवलपमेंट करने के लिए हम लोगों को शेड एवं अन्य चीज़ों की सुविधा देने से एक अच्छा पर्यटन स्थल का निर्माण यहाँ हो सकता है। ये तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का सीनरीज जी, एक नेचुरल, एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ में डैम। जिले में कई ऐसी जगहें हैं जहां सालों भर पर्यटक आते हैं और यहाँ की पहाड़ों के बीच से नदी के बहाव को देखकर आनंदित होते हैं। हालांकि पहले से अपेक्षित रहे इन जगहों को लेकर प्रशासन की पहल से स्थानीय लोग उत्साहित दिख रहे हैं। बहुत ही अच्छा जगह है, ऐसा प्राकृतिक माहौल पूरे झारखंड में नहीं है, लेकिन इसको पर्यटन के रूप में बढ़ावा नहीं मिलने के कारण ये उपेक्षित है। सही से विकास किया जाए तो ये सरकार के लिए एक रेवेन्यू का भी जरिया बन सकता है और लोगों का मनोरंजन का साधन भी बन सकता है। झारखंड में बनी अब तक की सरकारों ने केवल राज्य के खनिज संपदा को ही राजस्व का साधन समझा है। ऐसे में जिला प्रशासन की इस पहल को पर्यटन के साथ ही प्राकृतिक संसाधन के विकास के तौर पर देखा जा रहा है। उम्मीद है आने वाले वक्त में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। सुशील कुमार, न्यूज़ 18, गुमला। आइए अब आपको मां हथनी की ममता से रूबरू करवाते हैं। बात असम की है जहां एक हथनी और उसका बच्चा पानी से भरे गड्ढे में फंस गए और जिंदगी के लिए जद्दोजहद करने लगे। मां को अपने बच्चों की चिंता सता रही थी। फिर क्या हुआ वहां, आप खुद देख लीजिए। तस्वीरें असम के गोलपाड़ा जिले की है जहां एक हथनी अपने बच्चे के साथ पानी से भरे गड्ढे में गिरी हुई है और अपने बच्चे को बचाने की जद्दोजहद में जुटी है। देखिए कैसे ये हथनी पानी से भरे गड्ढे से बार बार निकलने की कोशिशें कर रही है और अपने सूंड से किनारे को टटोल रही है। इस गड्ढे से निकलने की कोशिशों के दौरान हथनी का ध्यान लगातार अपने बच्चे पर भी है और हथनी का ये बच्चा भी थकने के बावजूद हिम्मत नहीं हार रहा है और अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। दरअसल इस गड्ढे को धान की खेत सिंचाई के लिए खोदा गया था जिसमें पानी तलाशते हुए हथनी और उसका बच्चा उतर गए और फंस गए। हालांकि बच्चा समेत हथनी के फंसे होने की खबर जब गांव वालों को लगी तो उन्होंने फौरन ही इसके बारे में वन विभाग को बताया और मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हथनी और उसके बच्चे को सुरक्षित गड्ढे से बाहर निकाल लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और आइए अब आपको दहशत से भरी हुई तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर असम से आई है जहां एक गांव के करीब बाघ आ जाता है और लोगों का पीछा करने लग जाता है। फिर क्या होता है आप खुद देख लीजिए। गांव में रॉयल बंगाल टाइगर की एंट्री। बाघ की एंट्री से गांव में फैली दहशत। और चीख पुकार के बीच बाघ ने कर दिया हमला।
तस्वीरें असम के सोनितपुर जिले की बोरगुरी इलाके की हैं, जहां एक रॉयल बंगाल टाइगर गांव के करीब आ जाता है और फिर वहां चीख पुकार मच जाती है। देखिए कैसे बाघ के डर से गांव वाले चीख रहे हैं, जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। इसी चीख पुकार और जान बचाने की भागा दौड़ में बाघ एक शख्स के करीब आ जाता है और उस पर छलांग लगा देता है। लेकिन छलांग लगाते ही बाघ इस शख्स समेत गड्ढे में गिर जाता है। बाघ की कोशिश इस शख्स को मारने की थी, इसे निवाला बनाने की थी, लेकिन शोर शराबे और अचानक गड्ढे में गिरने से बाघ भी घबरा जाता है और वो इस शख्स को छोड़कर गड्ढे से निकल जाता है और भागकर झाड़ियों में ओझल हो जाता है। हालांकि बाघ के हमले से ये शख्स घायल हो गया और उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है ये बाघ खाने और पीने की तलाश में जंगल से गांव के करीब आ गया था, लेकिन गनीमत ये रही कि ये बाघ किसी का शिकार नहीं कर पाया और एक गांव वाले ने दहशत से भरी ये तस्वीर कैमरे में कैद कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। गांव की 13 महिलाओं ने जिद और जुनून के दम पर अपनी तकदीर बदल डाली है। आज उनकी कामयाबी गांव के बाकी किसानों के लिए भी एक अनूठी मिसाल है। देखिए कैसे गांव की कुछ महिलाओं ने मिलकर समाज के लिए एक नजीर पेश की है। धमतरी के सोरमभट गांव में फूल और जिंदगी एक साथ महक रही है। जैसे जैसे खेत में गेंदे के फूल खिल रहे हैं, इनकी देखभाल में जुटी गांव की 13 महिलाओं के चेहरे भी चटकते रंगों को देखकर खिलते जा रहे हैं। आंखों को सुकून देने वाली इस फसल की उम्र अभी गिनती के है, लेकिन चंद दिनों में ही इन फूलों की खुशबू से इन महिलाओं की जिंदगी महकने लगी है। शुरुआती कमाई अभी भले ही 800 रुपए हफ्ते के आंकड़े को ही छू पाई हो, लेकिन पसीने से सींचे गए इन फूलों को देखकर इनके हौसले उफान पर हैं। इन्हें उम्मीद है कि मेहनत की ये फसल इनकी आने वाली जिंदगी को खुशियों से भर देगी। समूह नहीं बना रहे ना, समूह चलत रही से समूह ना हमन खेती किसानी करत रहे, तेका बाद में हाथ दिस ना समूह पहली तेका बाद में दिस तब कमावत हनी है। गेंदा फूल के 5 दिन में 5 किलो 10 किलो ऐसे देख देख के निकल जाते हैं। धमतरी के व्यापारी आते 40 रुपए किलो में। चंद महीने पहले तक गांव की ये 2 एकड़ जमीन बंजर पड़ी थी, लेकिन अपने पांव पर खड़े होने की धुन में रमी गांव की इन सीधी सादी महिलाओं ने इस जमीन की पहचान बदल दी। हालांकि इस नेक पहल में धमतरी जिले के उद्यानिकी और पंचायत विभाग की भी तारीफ करनी होगी, जिन्होंने महिलाओं को पंचायत से मिले इस 2 एकड़ जमीन पर गेंदे की खेती करने के लिए पर्याप्त आर्थिक सहयोग मुहैया कराया, जिसकी बदौलत ये महिलाएं अपने सपनों को साकार कर पाईं। अभी शुरुआती दौर में ही खेत से हफ्ते में 20 किलो फूल निकल रहे हैं, जिसे 40 रुपए किलो की दर से धमतरी के व्यापारी हंसी खुशी खुद खरीद ले जाते हैं। बहुत अच्छा काम है और ऑलरेडी सीओ जिला पंचायत मैडम और पूरा एनआरएम की टीम जो है उसमें लगातार उनका सपोर्ट सहयोग कर रही है। शुरुआती कमाई से उत्साहित इन महिलाओं ने फूलों की क्यारियों के बीच सब्जियां भी उगाई हैं, जो आने वाले दिनों में इनका मुनाफा बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि खुशियों की इस खेती की पैदावार आने वाले दिनों में और बम्पर होगी, जिसे देखकर देश की बाकी मेहनतकश महिलाएं भी प्रेरणा ले सकेंगी। छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना की वैक्सीन का आना वैज्ञानिकों की सफलता पर निर्भर है और इस सफलता के लिए कई कंपनियों के वैज्ञानिक जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटी कुछ कंपनियों ने ये बताया है कि वो परीक्षण के अंतिम दौर में हैं और उनके नतीजे काफी अच्छे हैं। कोरोना के जिस वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है, उस वायरस का कोई तोड़ है तो वो है सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन। और उस वैक्सीन के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने पूरा दम लगा रखा है और वैज्ञानिकों को काफी हद तक सफलता भी मिलती दिख रही है।
कई कंपनियों की कोरोना वैक्सीन परीक्षण के अंतिम दौर में पहुंच चुकी है और कईयों ने परीक्षण में बेहतर नतीजों का दावा भी किया है। आइए जान लेते हैं वो कौन सी वैक्सीन है जो सफल होने के बेहद करीब है और कितनी प्रभावकारी है। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का परीक्षण अंतिम दौर में है। कोवैक्सीन के 60% असरदार होने का दावा किया जा रहा है। उधर ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का परीक्षण अंतिम दौर में है और इसे 90% तक कारगर बताया जा रहा है। फाइजर कंपनी की वैक्सीन भी परीक्षण के अंतिम दौर में है और इसे भी 90% तक कारगर बताया जा रहा है, जबकि मॉडर्ना परीक्षण के अंतिम दौर में अपने वैक्सीन को 94.5% कारगर बता रही है। वहीं रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन भी परीक्षण के अंतिम दौर में है और इसे 90% तक कारगर बताया जा रहा है। इन वैक्सीन के परीक्षण की सफलता को देखते हुए बताया जा रहा है कि कुछ कंपनियां दिसंबर तक अपने टीके को लॉन्च कर देगी, जबकि कुछ अगले साल के शुरुआत में अपनी वैक्सीन लोगों तक पहुंचा देगी। साफ है, वैक्सीन आने तक दुनिया में सभी को सतर्क रहना होगा, क्योंकि वैक्सीन के बिना इस बीमारी से सावधान होकर ही बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।